लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारतीय इतिहास में एक ऐसा नाम जो सामाजिक सुधारों के लिए तो जाना जाता है, लेकिन साथ ही वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद का एक बड़ा चेहरा भी थे। तो सवाल यही उठता है कि वो असल में कौन थे, एक दूरदर्शी सुधारक या फिर एक चतुर शासक। चलिए आज इसी ऐतिहासिक गुत्थी को सुलझाते हैं। आज की हमारी ये जो पड़ताल है वो इसी ऐतिहासिक दस्तावेज पर आधारित है। तो आइए इसमें दी गई जानकारी के हिसाब से बेंटिंक के कार्यकाल को परत दर परत समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले चलिए एक अहम सवाल पर गौर करते हैं। आखिर भारत का पहला गवर्नर जनरल था कौन? इसका जवाब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर का ऑफिशियल सफ़र शुरू होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के एक छोटे से परिचय के साथ। जी हाँ, पिछले सवाल का जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 का चार्टर एक्ट एक लैंडमार्क कानून था जिसने बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को पूरे भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया, और बेंटिक वो पहले शख्स थे जिन्होंने ये पद संभाला। उनके करियर को समझने के लिए इन तारीखों पर एक नज़र डालना जरूरी है। देखिए, 1803 में मद्रास के गवर्नर से लेकर 1828 में बंगाल का चार्ज संभालना और फिर 1833 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बनना, उनका सफर वाकई काफी अहम रहा। अब बात करते हैं उस पहलू की जिसके लिए बेंटिक को इतिहास में सबसे ज्यादा याद किया जाता है, और वो है उनके बड़े सामाजिक सुधार। उस जमाने की सबसे भयानक कुरीतियों में से एक थी सती प्रथा। एक ऐसी प्रथा जिसमें एक विधवा को उसके मृत पति की चिता पर जिंदा जलने पर मजबूर कर दिया जाता था। ये एक इतनी अमानवीय प्रथा थी जिसे खत्म करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और इस चुनौती का सामना बेंटिक ने किया सीधे कानून की ताकत से। साल 1829 में धारा 17 के तहत सती प्रथा को पूरी तरह से गैरकानूनी और एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। ये वाकई एक क्रांतिकारी कदम था। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि इस काम में बेंटिक अकेले नहीं थे। जो बात इस सुधार को और भी खास बनाती है वो है ये गठबंधन। एक तरफ थे महान भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, जो जमीनी स्तर पर इसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, और दूसरी तरफ थे बेंटिक, जिन्होंने इस आवाज को कानूनी जामा पहनाया। सती प्रथा पर रोक लगाने के बाद बेंटिक का ध्यान एक और बड़े सामाजिक अभिशाप पर गया। वो थी ठगी प्रथा। ये ठग कोई मामूली लुटेरे नहीं थे, बल्कि संगठित गिरोह थे जो देवी काली के उपासक होने का दावा करते थे। ये यात्रियों को धोखे से लूटते और फिर उनकी हत्या कर देते थे। इनसे निपटने के लिए बेंटिक ने एक प्रॉपर प्लान बनाया। उन्होंने कर्नल स्लीमैन को इस मिशन की कमान सौंपी और पूरी प्रशासनिक शक्ति उनके हाथ में दे दी। नतीजा, 1830 तक ठगी प्रथा का लगभग सफाया हो चुका था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। बेंटिक ने एक और क्रूर प्रथा यानी शिशु बालिका हत्या पर भी कड़ा प्रतिबंध लगाया, जो उनके सुधारवादी एजेंडे को और पुख्ता करता है। सामाजिक सुधारों के अलावा बेंटिक ने शिक्षा और प्रशासन के क्षेत्र में भी कुछ ऐसे बदलाव किए जिनका असर बहुत दूर तक और बहुत लंबे समय तक रहा। आइए उन पर भी एक नजर डालते हैं। ये एक ऐसा फैसला था जिसका असर आज भी महसूस होता है। लॉर्ड मैकॉले की सिफारिश पर बेंटिक ने उच्च शिक्षा का माध्यम फारसी की जगह अंग्रेजी को बना दिया। इस एक फैसले ने भारत में शिक्षा और प्रशासन की दिशा ही बदल दी। अब 1833 के चार्टर एक्ट में एक सिद्धांत था जो वाकई में बहुत दिलचस्प है। इसमें यह कहा गया कि किसी भी भारतीय को सिर्फ उसके धर्म, जन्मस्थान, जाति या रंग के आधार पर कंपनी की नौकरी से बाहर नहीं रखा जाएगा। सोचिए, उस जमाने के हिसाब से ये कितनी प्रगतिशील बात थी। और ये सिर्फ कागज पर लिखी बातें नहीं रहीं। इस सिद्धांत के तहत भारतीयों के लिए प्रशासन में जिम्मेदार पदों के दरवाजे खोल दिए गए। ये शायद पहली बार था जब भारतीयों को सिस्टम में एक सार्थक भूमिका निभाने का मौका मिल रहा था। इस बदलाव को एक ठोस उदाहरण से समझते हैं। उस समय किसी भारतीय को जो सबसे ऊंचा पद मिल सकता था वो था सदर अमीन का, और तनख्वाह 700 रुपये महीना। यह आंकड़ा हमें उस दौर में भारतीयों के लिए खुल रही नई संभावनाओं का अंदाजा देता है। तो इन सभी सुधारों और बदलावों को देखते हुए बेंटिक की विरासत का मूल्यांकन आखिर किया कैसे जाए? चलिए इस सवाल की भी पड़ताल करते हैं। ये टाइमलाइन बेंटिक के शासन के दोहरे चरित्र को शीशे की तरह साफ कर देती है।
एक तरफ 1829 में सती प्रथा का अंत और 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना जैसे सुधारवादी काम है, तो वहीं दूसरी तरफ 1831 में मैसूर और 1834 में कुर्ग और कछार का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय भी है। मतलब सुधार और साम्राज्यवाद साथ साथ चल रहे थे। तो हम उनकी विरासत को इन 3 हिस्सों में देख सकते हैं। वो एक समाज सुधारक थे, वो एक संस्था निर्माता थे और साथ ही वो एक साम्राज्यवादी विस्तारक भी थे। इन तीनों भूमिकाओं को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक एक बहुत ही जटिल व्यक्तित्व थे। एक ऐसे शासक जिन्होंने भारतीय समाज को बदलने के लिए साहसिक कदम उठाए, लेकिन साथ ही उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को और भी गहरा किया। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या किसी शासक द्वारा किए गए सामाजिक सुधार उसकी साम्राज्यवादी नीतियों को सही ठहरा सकते हैं? बेंटिंक की विरासत हमें इतिहास की इसी जटिलता पर सोचने के लिए मजबूर करती है। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।